हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं जय सिंह पटेल आप लोगों के समक्ष आज मौलिक अधिकार का परिचय हमने उस दिन दिया था। आज मौलिक अधिकारों के बारे में प्रथम मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पंचम तथा छठा, इनका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार बात जब की जाती है कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन जिक्र समानता का अधिकार जब किया जाता है 14 से। उसके पहले दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 12 और 13 छूट जाते हैं। लेकिन कभी भी पूछा जाए तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अगर पूछा जा रहा है तो 12 से 35 तक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 में किस चीज का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द को राज्य जिस रूप में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं। राज्य शब्द का उल्लेख 12 में यह कहता है कि जैसे संघ सरकार, जिसे भारत सरकार भी कहते हैं, संसद, राज्य या प्रांत सरकार या प्रांतों की सरकार या राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय तथा प्राधिकारी शामिल हैं। कहने का मतलब राज्य शब्द के अंतर्गत कि राज्य के अंतर्गत सरकार किसे कहा जाएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसे राज्य कहा जाए, उसके बारे में राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा। संघ की सरकार, संसद, राज्य की सरकार जो प्रांत है, और राज्य के विधानमंडल तथा स्थानीय और प्राधिकारी सभी को शामिल किया जाता है, जिनको मिलाकर राज्य कहा जाता है। यहाँ स्थानीय का क्या मतलब है, यहाँ तो जान ही रहे हैं, प्रांत की सरकार। स्थानीय का मतलब नगर निगम, जिला परिषद, पंचायती राज आदि जो है स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की भी कुछ न कुछ चुन कर जाते हैं। इनका भी एक राज्य के अंतर्गत इनकी भी भूमिका होती है। और प्राधिकारी के अंतर्गत क्या आएगा, संसद अथवा राज्य विधान
विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थान, जिसे संसद कानून बनाकर या राज्य के विधानमंडल जो है कानून बनाकर कुछ नहीं सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं का निर्माण करती, उन्हें हम प्राधिकारी के अंतर्गत लाते हैं। जैसे प्राधिकारी में क्या आएगा, जैसे LIC है, LIC, रेलवे, तमाम बोर्ड हैं, विश्वविद्यालय, और इसके अंतर्गत UPSC, PSC, PSC, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड या जितने भी और बोर्ड हैं, इन सभी को जो है प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राज्य शब्द की परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि किसे किसे राज्य कहा जाए, किसे शामिल किया जाता है। इन सभी को मिलाकर राज्य को परिभाषित किया गया है। इन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। इसे इसके साथ ले लीजिए। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मौलिक अधिकारों की दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेद 13 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है राज्य की प्रकृति व स्वरूप को जो है दर्शाता है। बता देते हैं, अनुच्छेद 13 राज्य की प्रकृति और स्वरूप को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत कि राज्य की प्रकृति कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा जो है उसकी प्रकृति किस या नेचर कैसी होनी चाहिए, इसी का जो है उल्लेख करता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 13 राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप का उल्लेख। अनुच्छेद 13 में राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप का उल्लेख किया गया है। बहुत बार परीक्षा में यह भी पूछा गया, न्यायिक पुनरावलोकन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आता तो और भी अनुच्छेद है 4-5, लेकिन यहाँ हम अनुच्छेद 13 के बारे में ही बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 13 को जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विधि शब्द के आशय को जो है बताया गया है। विधि क्या है? विधि जो है विधि शब्द को जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है। विधि क्या है? संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है उसे हम विधि कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुछ मायने जब संसद जो है कानून बना देती, कार्यपालिका उसे लागू कर देती है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह देखने का कार्य करते हैं कि क्या यह नागरिकों के भलाई के लिए है या नहीं है। इस पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है, पुनर्परीक्षण किया जाता है उस कानूनों का,
के लायक है, उनके उपयोग के लिए, उनके भलाई के लिए है, तब तो वह कानून बना रहेगा। अगर उससे समाज को हानि है तब उसे जो है संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर, इससे क्योंकि इसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तब उसे बाहर कर दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका से लिया गया के संविधान। यहाँ पर जो है 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है संविधान लागू होने के पूर्व यदि कोई भाग ऐसा है, संविधान जब लागू नहीं तो उसके पहले की स्थिति का यहाँ विवरण दिया जा रहा है कि जब संविधान लागू हुआ उसके पहले अगर कोई ऐसी परिस्थितियां थी, कोई ऐसा भाग मौजूद था जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है, तो उसे संविधान से बाहर कर दिया जाए। और दूसरे में संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद भी अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा कोई भाग है जिसके द्वारा व्यक्तियों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। यह जो है 2 में ये बातें कही गई हैं। अगर यहाँ पर विधि शब्द के अंतर्गत क्या आता है? विधि शब्द के अंतर्गत जो है नियम या कानून, विधि के अंतर्गत क्या क्या है, किसे विधि माना जाएगा? कानून, उपकानून, नियम, उपनियम, कोई संधि, समझौता या करार आदि को जो है हम विधि शब्द के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ पर ये बातें निकल कर आई कि कानून विधि के अंतर्गत ये बातें आती हैं। कौन? कानून, उपकानून, नियम, उपनियम, और कोई संधि होती है किसी के साथ, कोई समझौता होता है या कोई करार होता है, तो सब विधि के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 2 बातें और आती है, 2 सिद्धांत इसी में समाहित है। 2 सिद्धांत समाहित है, जिसे पहले को हम कहेंगे, जिसे अनुच्छेद 13 फर्स्ट में ये बातें कही गई है कि आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में इफ्लिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। इफ्लिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। इफ्लिक्स थ्योरी
इक्लिप्स थियरी, इसे इक्लिप्स थियरी भी कहा जाता है। क्या है या इसे और रूप में कहें तो अस्थायी ढका हुआ सिद्धांत, अस्थायी ढका हुआ सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है, पूर्व में अगर कोई ऐसी विधियां लाई जाती है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है, तो वह अब क्या होगा, अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन हो रहा है तो उस पर जो है आच्छादन का सिद्धांत कार्य करता है कि इससे द्वारा समाज का हित ना हो, उसे निकाला नहीं जाता संविधान से या काट करके हटा दिया जाए, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, उस पर जो है आच्छादित कर दिया, अस्थायी रूप से उसे जो है रोक दिया जाता है, उस पर रेड कर दिया जाता है कि यह निरसित कर दिया गया या लागू नहीं, अस्थायी रूप से लागू नहीं। लेकिन जो ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी उसके, वह फिर से सिद्धांत लागू हो जाएगा, इसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर संविधान में कोई ऐसी चीज है, ऐसा भाग है लिखा गया है, लेकिन वह तत्काल परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, उसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसे छाया ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण नहीं होता है, कुछ समय के लिए सूर्य को जो है ढक लेता है, और इसी प्रकार आच्छादन अस्थायी, हिमालय बर्फ से जो है आच्छादित है, मतलब ज्यों ही बर्फ पिघल जाएगी फिर वह पास पत्थर दिखाई देने लगे। उसी प्रकार से कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है हिमालय बर्फ से ढका है, नहीं, आच्छादित है। कहने वाला अस्थायी नहीं है, बर्फ अस्थायी नहीं, अस्थायी है, ज्यों ही अनुकूल हुआ, गर्मी ज्यादा हुई पिघल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया है कि आच्छादित है, जो कानून समय काल परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है उसे जो है छाया मात्र, ग्रहण मात्र लग जाता है, उसे ढक दिया जाता है कुछ समय के लिए, उस पर रेड चला दिया जाता है, उसे जो है अंडरलाइन कर दिया जाता है, उस चीज को निरसित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो ही परिस्थितियां अनुकूल हुई फिर से वह लागू हो जाए, जिसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है पृथक्करण। पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत है कि यदि कोई ऐसा भाग संविधान के अंतर्गत है जिसके द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन हो रहा है, तब वह संपूर्ण भाग शून्य नहीं हो जाता, बल्कि जितना भाग से जो है संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण हो रहा है उतने भाग को शून्य घोषित कर दिया जाता है। बाय द वे, अगर इसके द्वारा संपूर्ण भाग ही जो है अमान्य घोषित हो जाता है या महत्वहीन हो जाए, कहने का तात्पर्य है कि किसी एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अगर उसके मर जाने से पूरा परिवार ही समझ लीजिए कि बेघर हो गया, तब ऐसे पूरा परिवार को ही समझ लीजिए मरा हुआ समझ लीजिए। उसी प्रकार से अगर किसी भाग, संविधान में कोई ऐसा भाग है जिसके द्वारा संविधान का जो है मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है उसके, तब वह उसी भाग तक शून्य होगा जहाँ तक उस भाग के
द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संपूर्ण भाग नहीं, अगर संपूर्ण भाग के जो है उस छोटे से भाग के जो है उल्लंघन से या उसके न होने से संपूर्ण भाग ही शून्य हो जाएगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा, तब पूरे भाग को जो है शून्य घोषित कर दिया जाता है। यह भाग जो है सत्य पृथक्करण के सिद्धांत में लिखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कभी काल जो है किसी भाग में कुछ चीजें ऐसी होती है उसके द्वारा लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण होने लगता है, उल्लंघन होने लगता है, तो उसी भाग तक जो है शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। संपूर्ण भाग उल्लंघन, संपूर्ण भाग को नहीं हटाया जाएगा, शून्य नहीं किया जाएगा। अगर उससे पूरे भाग का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो संक्रमित है, तो संपूर्ण भाग महत्वहीन हो जाए तब संपूर्ण भाग को ही शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां एक और इसी में दिया गया है तीसरा करके कि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों का अगर स्वेच्छा से त्याग करना चाहे तो वह उसे स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों का जो है स्वेच्छा से त्याग नहीं किया जा सकता। इसे अधित्याग का सिद्धांत कहा जाता है। अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता। अब आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अब जहां से मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार का, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी एक महानुभाव माननीय दयाराम जी ने पूछा था कमेंट करके कि किस भाग को जो है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि शब्द के आशय को जो है परिभाषित किया गया या विधि के आशय को बताया गया, तो वह अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में जो है विधि शब्द का उल्लेख, उसके आशय का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने एक चीज और पूछा था कि संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा, तो हमें लेक्चर में बताया था कि संविधान की प्रस्तावना जो है भविष्य फल है, तो भविष्य फल संविधान की जन्म कुंडली, भविष्य फल भविष्य के बारे में बताता, जन्म कुंडली भी तो वही बताती। इसलिए के.एम. मुंशी ने जो है संविधान को प्रस्तावना को जन्म या प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। तो इसको जो है आप लोग क्लियर समझिए। आइए, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि किसी ने जो है कमेंट किया। आप लोग भी कमेंट करिए और प्रश्न पूछिए, और भी कोई दिक्कत है कमेंट में जरूर लिखें। दयाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है कमेंट में किया। आप आशा है कि हमारे इस क्वेश्चन से आंसर से आपके क्वेश्चन का जो है हमने आंसर दिया, आप संतुष्ट हो गए होंगे। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार लिखा गया है, इक्वालिटी टू या इक्वालिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार, इक्वल टू राइट। क्या है समानता का अधिकार? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार
समानता का अधिकार। ध्यान रहिए कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार लिखा है, लेकिन यहाँ पर 14/4/18 मत करिएगा, कुल 5 अनुच्छेद हैं। यहाँ गिन के देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 अनुच्छेदों का उल्लेख समानता के अधिकार में किया गया है। अब हम अनुच्छेद 14 पर चलते हैं। अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वल या इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। एक है पहला, जिसे विधियों का या विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समानता क्या है? इसे जो है हमने ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन विधि के समक्ष समानता जो है, आप ध्यान दीजिए, विधि के समक्ष सभी समान कैसे हो सकते हैं? हर व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, कोई अंधा है, अब अंधे के साथ अब उसको रास्ता चलने के लिए कह दिया जाए तो कैसे चल पाएगा? या कोई लंगड़ा है, अब एक ठीक ठाक व्यक्ति को चलने के लिए कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर राउंड लगा दीजिए, या 1 किलोमीटर राउंड लगा दीजिए, या आधा किलोमीटर राउंड लगा दीजिए, 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर दौड़ जाइए। स्वस्थ व्यक्ति एकदम हर चीज से, अंग से जो है मौजूद, वो तो दौड़ जाएगा। लेकिन अगर लंगड़े व्यक्ति को कहा जाए कि आप दौड़ जाइए, वो कैसे दौड़ेगा? या अंधे व्यक्ति को कहा जाए आप दौड़िए, वो तो एक पग भी आगे नहीं चल सकता बिना देखे। तो सबके साथ समानता कैसे? तो यह जो है विधि के समक्ष समानता जो है निषेधात्मक है, निषेधात्मक या नकारात्मक, कि प्रत्येक के साथ समानता नहीं, समाज में हर व्यक्ति समान नहीं होता। समय काल परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति के बंटवारे भी होते हैं, वर्ग भी पाए जाते हैं, सबके साथ समानता कैसे बढ़ती जाए। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए एक नया शब्द आया है, नया शब्द है, संविधान में लिखा गया, साथ में ही था जब संविधान सभा में संविधान निर्माण किया जा रहा, दोनों शब्दों का उल्लेख उसी समय किया गया कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, जिसे हम शॉर्ट में अमेरिका लिखते हैं। यह क्या है? विधियों का समान संरक्षण कहने का मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत जो है हम समाज में विशेष वर्गों को, जिन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जो है, जो सबल है, उनके साथ कैसे जो है समानता का व्यवहार कर सकते हैं, समान कैसे हम तोल सकते हैं, उनको कैसे देख सकते हैं। जिनको जरूरत ज़्यादा है, जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं,
मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उनके साथ उनको उच्च वर्ग के साथ कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हमने विधियों का समान संरक्षण के प्रावधान को अपनाया कि अलग अलग वर्ग जिसमें यही से चलता है ओबीसी, एससी और एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट कि पिछड़ों और अनुसूचित जात जनजात जो सबल है उनके सापेक्ष निर्बल पिछड़े हुए हैं सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक रूप से, इसलिए इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। इनकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जब समानों में समानता की बात कहेगी, जब एक वर्ग अन्य से कुछ भी माने में अलग है तो उसका भी अलग वर्ग होना चाहिए। उसके जैसा समान व्यवहार या समान जो है सुविधाएं प्राप्त करने वाले अगर हैं उनको एक वर्ग में, अगर उनसे कम समाज में उनकी स्थिति खराब है उस वर्ग से दूसरे वर्ग की, तो दूसरे वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा जाना चाहिए। यही है कि उनको जो है सबके साथ समानता नहीं, बल्कि कुछ लोगों को जो है अधिक जो है सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें ये व्यवस्था की गई विधियों का समान संरक्षण। इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर। आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम यहीं से चालू होती है, इस अनुच्छेद 14। इसमें एक शब्द और विधि, विधि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता ब्रिटेन के डायसी को जो है विधि का जनक कहा जाता है। विधि का जनक, विधि का शासन जिसे कहते हैं, विधि का शासन, विधि का शासन कि भारत में सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, सब पर जो है समान रूप से लागू होगा, कोई इससे बाहर नहीं होगा, किसी को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। विधि का मतलब यही है, इसके जनक डायसी। विधि के शासन को भारत ने कहाँ से लिया? हमें ब्रिटेन से लिया। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ, इसमें 5 आधारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर जो है भेदभाव न करने की बात कही गई है, तो 5 आधार बताए गए हैं। 5 आधार इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह 5 आधार कौन से हैं? धर्म, जात, मूल वंश, लिंग, 1 2 3 4 और 5वां है जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है
धर्म, जात, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब 5 आधार है जिसके आधार पर कहा गया है संविधान में कि कोई भेदभाव नहीं चाहेगा, स्त्री या पुरुष हो या जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या कोई उसका धर्म हो या किसी भी जात का नागरिक हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 15(2) में क्या कहा गया है? 15(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक सार्वजनिक दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, तालाबों, कुओं, स्नान घाटों तथा सिनेमा घरों में जाने से नहीं रोक सकता किसी नागरिक को। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक दुकानों, होटलों, स्नान घाटों, मनोरंजन के स्थलों, कुओं, तालाबों आदि पर जाने से नहीं रोका जाएगा। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 15(2) में यह बातें कही गई कि किसी के साथ किसी को हम रोक नहीं सकते। अगर सार्वजनिक स्थल है, कोई कुआं, तालाब, स्नान घाट, सिनेमा घर और सार्वजनिक होटल है या दुकान है, तो सब कोई पाबंदी नहीं लगा, किसी के द्वारा हम कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर 15(3) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, यहाँ पे कहा गया राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं कर सकता है या दे सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये कहा गया, इससे उपर्युक्त का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समाज में महिलाएं और बच्चे दूसरों की तरह नहीं होते, इनके लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये बातें हमारे संविधान में कहा है। अब अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15(4) में कहा गया कि राज्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, SC, ST तथा OBC के लिए सुविधाएं दे सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना। प्रथम संशोधन अनुच्छेद 15(4) बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ
कई बार चर्चा में आया। 15/4 मद्रास में उस समय 1951 की बात है, प्रथम संशोधन जब करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, कैसे करना पड़ा? मद्रास में मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का जो है एडमिशन नहीं होता है, जिसके कारण वह कोर्ट जाती है। उसके पहले वहाँ पर जो है सांप्रदायिक आदेश था कि हर व्यक्ति को जात के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब उस छात्र को जो है एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, तब उसने कोर्ट में याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर कोई शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसे आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसके आधार पर जो है प्रथम संशोधन अधिनियम लाया गया 1951। इसमें जोड़ा गया या 15/4 जो है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में से जोड़ा गया। और ओबीसी SC ST को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का जो है प्रावधान प्रथम बार यहाँ पर किया गया। ओबीसी SC ST को प्रथम बार आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान प्रथम बार यहाँ पर किया गया। बहुत पूछा जाता है किस बात, एक बात यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दोराई राजन बना भारत या नहीं मद्रास दोराई राजन बना मद्रास। जब दोराई राजन बना मद्रास ने इस संशोधन पर बनाए गए नियम के खिलाफ जो है मद्रास हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी गई। लेकिन वहां पर कोर्ट ने यह कहा कि समाज में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। अब देखते हैं 15/5 क्या कहता है। अनुच्छेद 15/5 बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि ये क्या मामला है। यह अनुच्छेद 15/5 जो है इसकी जरूरत सन 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय दिल्ली में एक व्यापक आंदोलन हुआ जिसमें यह कहा गया कि एम्स के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया कि अनुच्छेद 15/4 में तो आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन सामान्य शिक्षण संस्थानों में बात कही गई है। उसी तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे IIT, IIMS, एम्स आदि शिक्षण संस्थान पे है, यहाँ पर क्यों नहीं आरक्षण दिया जाता। तो इसके लिए जो है संविधान में एक संशोधन लाया गया, 93वां संशोधन। 93वां संशोधन जो है अनुच्छेद 15/5 से संबंधित है, जिसमें संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि
उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी को प्रवेश में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी को जो है जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाएगा प्रवेश। लेकिन यहाँ 15, 4 और 5 में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है लिखा गया कि सामान्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, और 15.5 में कहा गया उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कही गई। एक था सामान्य, 15.4 में सामान्य शिक्षण संस्था की बात है, और 15.5 में जो है उच्च शिक्षण संस्थान की बात है। उच्च शिक्षण संस्थान दोनों में यही अंतर है। और इस 15.5 के जो है इस बाद में इस दिए गए नियम को जो है चुनौती दिया गया। एक नाम है अशोक कुमार ठाकुर। बाद बहुत पूछा जाता है कि बाद किस अनुच्छेद से संबंधित है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया या निर्णय दिया कि जो है समाज में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब हम अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता। अवसर की समानता कहाँ पर? रोजगार में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नहीं, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होनी चाहिए। इसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अवसर की समानता जहां पर अनुच्छेद 5 में 5 आधारों की बात कही गई, वहां पर अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 फर्स्ट यह कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता कहने को सरकारी नौकरियों में सबको जो है समान अवसर दिया जाना चाहिए, उनको अवसरों से वंचित ना किया जाए। लेकिन 16(2) में 7 आधारों की बात कही गई, जहां अनुच्छेद 15 में जो है 5 आधारों की बात कही गई, अनुच्छेद 16 में 7 आधारों की बात कही गई। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इतने की बात तो 5 में भी, अनुच्छेद 15 में भी कही गई है। 1, 2, 3, 4, 5। और छठा क्या है? उद्भव और निवास स्थान।
निवास स्थानीय 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 आधारों पर जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कौन? राज्य। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता है या कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया? अनुच्छेद 16(3) में यह कहा गया कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इससे उपर्युक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यह कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। यह बातें कही गई। इसके लिए अब देखते हैं कि निवास स्थान के आधार पर कैसे हर राज्य की सरकारें जो है प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है कि निवास स्थान के आधार पर बॉर्डर लगा देती है। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए उस राज्य का निवासी आवश्यक रूप से माना जाता है कि फॉर्म भरते समय यह कहा जाता है कि उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो यह जो है इसी अनुच्छेद 16(3) का ही प्रभाव माना जाता है वहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इसी पर जो है एक संशोधन किया गया, 98वां संशोधन। कर्नाटक राज्य के द्वारा यह मांग की गई कि हमारे यहाँ जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान राज्य के निवासियों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम अनुच्छेद 16(4) में देखते हैं। 16(4) यह कहता है कि सरकारी नौकरियों में राज्य सामाजिक रूप से सरकारी नौकरियों में राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को यदि उनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है या आरक्षण दे सकता है।
आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कहा गया। अगर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सामाजिक रूप से पिछड़े जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, इनके लिए एक मंडल या आयोग के जो है नियुक्ति कर सकता है, आयोग बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो, अगर उसके समझ में आ रहा है कि इन वर्गों का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह आयोग को गठित कर सकता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति द्वारा 1953 में, थोड़ी सी कहानी भी सुन लीजिए, 16/4 की क्या कहानी है। 1953 में राष्ट्रपति द्वारा जो है एक आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर या काका साहब कालेलकर, काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर का गठन किया गया और इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश किया, लेकिन उस समय इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया काका कालेलकर आयोग का। उसके बाद जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने 1978 में एक अलग आयोग का गठन किया, जिसे बीपी मंडल कहा गया। विंजेश्वरी प्रसाद मंडल एक बिहार के बड़े नेता थे, विंजेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके द्वारा जो है आयोग का उनके नेतृत्व में गठन किया गया और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दिया। 1980 में अपनी रिपोर्ट दिया, लेकिन 1980 आते आते 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई जनता पार्टी गिर गई और 80 में जो है इंदिरा गांधी की पुनः सरकार, और फिर उस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इसके बाद 1990 ईस्वी में बीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में जो है विश्वनाथ प्रताप बीपी सिंह के नेतृत्व में आई सरकार में जो है पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया। 27% का जो है इनको ओबीसी को जो है पिछड़ों को ओबीसी को 27% का विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार ने आरक्षण दिया। लेकिन इसमें यह एक प्रावधान और किया गया 27% के आरक्षण में कि यहाँ पर मलाईदार तबके की पूछा जाता है, मलाईदार तबका किस संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित है, तो 16(4) से क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं। या मलाईदार तबका कहने का मतलब कि इन पिछड़ों में अगर कुछ
संभ्रांत है। पहले तो शुरुआत में 1 लाख रुपया था, लेकिन इस समय 4.5 लाख के ऊपर बताया जाता है, फिर बढ़ाया गया है। तो समय समय पर इसकी सीमा बढ़ाई जाती है। कहा गया है कि अगर ये एक मानक से ज्यादा इंटेपा से कम है तो ये जो है इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये था हमारा 16(4) में इस चीज का वर्णन। लेकिन इसी में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक बात आता है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण के संबंध में आया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो प्रावधान है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण का जो प्रावधान 50% से ज्यादा भी दिया जा सकता है। तमिलनाडु राज्य में 69% का जो है आरक्षण इसी के तहत दिया गया, क्योंकि वहां पर उनकी पर्याप्त भागीदारी 69% पर होती, इसलिए 69% वहां पर आरक्षण दिया गया। लेकिन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए 27% का आरक्षण ओबीसी को 16(4) के तहत मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत। इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विशेष जोर है या विशेष प्रभाव है। क्योंकि कह लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी दोनों का जो, क्योंकि दोनों लोग जो है अस्पृश्यता के अंत की बात जो है शुरू से लेकर अंत तक करते रहे कि भारत में जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगा तब तक असल में भारत की आजादी मान लीजिए कि प्राप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है, जिसमें इसे खत्म करने के लिए संसद द्वारा 1955 में इसे संसद द्वारा 1955 में इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित किया गया या अधिनियम पारित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया और 1976 में इसके नाम को बदलकर 1976 में इसे और कठोर बनाते हुए इसके नाम में परिवर्तन किया गया, बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया तथा 1989 में इसे और कठोर बनाते हुए
इस कानून को और कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम 1976 कर दिया गया। 1976 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून ऐसा करेंगे, ऐसे निरोधक कानून 89 कर दिया गया। यह नियम आज लागू है। अनुसूचित अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता है कि भारत में दो, एक है शिक्षा और सेना के अतिरिक्त, शिक्षा और सेना के अतिरिक्त किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी को जो है इसके अंदर कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, सेना और शिक्षा के अतिरिक्त। और यह भी कहा गया है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है विदेशों से कोई भी उपहार, भेंट या कोई पारितोषिक या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपहार, भेंट या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता। उपाधियों का अंत क्यों किया गया? क्योंकि पहले भारत की आजादी के पहले भारत में बहुत सी सम्राट, महाराजा आदि की उपाधियां हुआ करती थी। इस समाज में समानता जो है के ऊपर एक ठेस पहुंच रही थी, इसलिए उपाधियों का अंत करना कि किसी के नाम के लिए महाराजा लगा दिया जाए, किसी के नाम पर कुछ नहीं लगे, तो इससे समाज में एक असमानता बढ़ती, इसलिए इस जो है अनुच्छेद को लाना पड़ा कि उपाधियों का अंत। लेकिन दो प्रावधान आज भी है, शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी। कर्नल, एडमिरल आज लगाए जाते हैं, तो शिक्षा में डॉक्टर और आज PhD, MPhil आज की उपाधियां भी आज दी जा रही हैं। तो इससे जो है समाज में असमानता नहीं बढ़ती, बल्कि उनके प्रोत्साहन के लिए ऐसा किया जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है लोगों को वीडियो शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।